पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ्स का छोटा सा लेटर है जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 सालों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कौन गलत है कौन सही, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज पर है और इस सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं ताकि किसी भी शख्स को एतराज ना हो सके। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टाइन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी सारे हिस्से पर भी फैली हुई थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के रूल से काफी तंग थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करेंगे तो बदले में उनको आजाद देश दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद जूस से भी किया था। जूस शुरुआत से ही ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद जूस पहले ही काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियंस ये मानते थे कि वो जूस ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस जूस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली जूइश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो पैलेस्टाइन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्ट्सल नामी एक जूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूइश स्टेट बनती है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उनको पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी जूस के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ें। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जूस पैलेस्टाइन का रुख करने लगे। उनको अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से फंड किया जाने लगा। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोपियन जूस से भी वादा किया था कि वो उनको पैलेस्टाइन में उनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके हम चलते हैं 1917 में। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेगी और साथ ही ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साला राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके, उनका अलाई बनकर। इसीलिए उन्होंने जूस से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में जूस से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे।
पहले ये होता था कि जंग में जो कंट्री जीत जाती थी वो अगली कंट्री पर कब्जा करके उस पर अपना राज चलाना शुरू कर देती थी, तब तक जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के हिस्से में पैलेस्टाइन आया था। उन्होंने वहाँ जूइश कॉलोनी बनाने की भरपूर कोशिश की और उसमें आगे चलकर कामयाब भी हुए। लेकिन पैलेस्टाइन के अरब्स जो ऑलरेडी वहाँ रहते थे, उनका मानना है कि ब्रिटेन ने हमसे हमारी आज़ादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। 1919 में आर्थर बाल्फोर ने एक मेमोरेंडम लिखा था जिसमें लिखा था कि पैलेस्टाइन में पहले से रहने वाले अरब से उनकी मर्जी के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैलेस्टाइन के अरब्स की नज़र में ब्रिटेन का ज्यूज के लिए बनाया कानून काफ़ी नरम था। पैलेस्टाइन में दुनिया भर से जूइश इमिग्रेंट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने वहाँ अपने स्कूल्स बनाए, फैक्ट्रीज खोली और ब्रिटिशर्स की मर्जी से अपनी एक छोटी आर्मी भी बना दी जिसको हगाना कहा जाता है। पैलेस्टाइन के अरब्स के पास ये सोचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ब्रिटिशर्स हमारी आज़ादी पर तो कोई काम नहीं कर रहे बल्कि हमारी ही ज़मीन दूसरों को दे रहे हैं। कुछ सालों तक वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1939 में वहाँ के अरब्स ने आवाज़ उठाना शुरू की। लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने आवाज़ उठाने का एक ही मतलब था, गद्दारी। पैलेस्टाइन के अरब्स को ऐसा करने पर कड़ी सजा दी गई। कई को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ लीडर्स को पैलेस्टाइन से निकाल दिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले को सुलझाने के लिए एक पील कमीशन बनाया। इस कमीशन ने पैलेस्टाइन में अनरेस्ट का ये सॉल्यूशन निकाला कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। ये सॉल्यूशन भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने कबूल नहीं किया, क्योंकि असल में अनरेस्ट तो था ही इस बात पर कि पैलेस्टाइन डिवाइड क्यों हो रहा है। 1939 तक उनकी स्ट्राइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइट पेपर रिलीज होने तक चलती रही। इस वाइट पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन की पिछली 20 साला सिचुएशन को नज़र में रखते हुए एक पॉलिसी पब्लिश की थी। इस पॉलिसी में सबसे पहले तो पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया, जिससे अरब्स की स्ट्राइक खत्म हो गई। इसके अलावा पैलेस्टाइन में नए आने वाले जूइश इमिग्रेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई और जो जूस पहले से पैलेस्टाइन में मौजूद थे उनको अरब्स की ज़मीन खरीदने पर भी रोक दिया गया। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि अगले 10 सालों के अंदर पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और वही जूइश लोगों की भी होम कंट्री होगी। ज़ायोनिस्ट के लिए ये वाइट पेपर किसी धोखे से कम नहीं था। ये वाइट पेपर पहली बार जूस और ब्रिटिशर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर गया। उन्होंने वाइट पेपर मानने से इनकार कर दिया और पूरे पैलेस्टाइन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें कई लोकल पैलेस्टीनियंस भी मारे गए। ये हमले कई महीने तक चलते रहे, लेकिन फिर कुछ इससे भी बड़ा हुआ जिसने सबकी अटेंशन घेर ली। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। जहां ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई, वहीं हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख यूरोपियन जूस को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। 1941 और 1945 के दरमियान यूरोप में रहने वाले 66% जूस को हिटलर ने मार दिया था। बचने वाले जूस के पास पैलेस्टाइन जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि एक तो ये उनके लिए बहुत होली प्लेस थी और दूसरा वहाँ जूइश कम्युनिटी पहले से आबाद थी। उन्होंने वहाँ ब्रिटिशर्स की तरफ से लगाई गई इमिग्रेशन की लिमिट के बावजूद भी पैलेस्टाइन माइग्रेट करना शुरू कर दिया। पर पैलेस्टाइन में भी हालात कहाँ ठीक थे। वहाँ वाइट पेपर के खिलाफ अभी तक ज़ायोनिस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स अब थक चुके थे और उनमें अब हिम्मत नहीं थी कि पैलेस्टाइन में ज़ायोनिस्ट के खिलाफ भी लड़े। लिहाजा 1947 में उन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया और पैलेस्टाइन में अपना फैलाया हुआ रायता उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के गले में डाल दिया कि अब तुम इस मसले का कोई सॉल्यूशन निकाल लो। उस वक्त पैलेस्टाइन में जूस की तादाद 6,30,000 थी, जबकि 1,43,000 क्रिश्चियंस और 11,81,000 मुस्लिम्स थे। ये फिगर्स एक इटालियन जूइश डेमोग्राफर सर्गियो डेला ने ही दिए थे। देखा जाए तो उस वक्त यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन क्लियरली ज्यूज से डबल थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन के पार्टीशन प्लान में 55% जमीन जूस को देने का प्रपोजल दिया।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट्स मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का 55% लैंड जूस को मिलेगा। जबकि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% जूस को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट डाला था। उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी और कहा था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को ज़ायोनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफर की गई थी कि वो उनके हक में वोट डालें। खैर, यूएन की इस रेजोल्यूशन को तमाम अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट किया और पैलेस्टाइन में अब ज़ायोनिस्ट और पैलेस्टीनियंस आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे, लेकिन ऑब्वियसली जूस की मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी तो पैलेस्टीनियंस उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इजराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में तमाम नेबरिंग अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले ही यूएन में इसके खिलाफ वोट किया था, दूसरा उनकी नज़र में ये ब्रिटिशर्स का नया तरीका है हमारे मुल्क पर कब्जा जमाए रखने का। ये पहली अरब इजराइल वॉर थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज एक छोटे से इजराइल पर हमला करती हैं, जिसको बने अभी चंद महीने ही गुजरे हैं। लेकिन इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी और हकीकत में उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी, लिहाजा अकेले इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी। जंग खत्म होने के बाद यूएन ने जो पैलेस्टाइन के लिए एरियाज चुने थे, अब इजराइल उन पर भी कब्जा करके बैठ गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इजराइल जंग होती है, जिसमें इजराइल न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच पैलेस्टाइन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में ये हथियार उठाकर फोर्सफुली अपना अलग मुल्क पाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसीलिए अमेरिका और इजराइल की जानिब से PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। पर कई कंट्रीज PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, इस बिना पर कि ये पैलेस्टीनियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इजराइल इजिप्ट को उनका साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से मार दिया जाता है, इस बिना पर कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर दिया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से काफी सारे जूज वहां पर भी अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज करती है क्योंकि ये असल में 1947 यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया असल में पैलेस्टाइन के लिए रखा गया था, लेकिन इजराइल ने वहां पर भी कब्जा करके वहां अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर से इजराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक्स होते हैं। PLO के लीडर यासिर अराफात भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजरायली PM यित्ज़हक रबीन भी PLO को रिकॉग्नाइज करके ये तस्लीम करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा विंग जो चाहता है कि इजराइल से किसी तरह का भी समझौता ना किया जाए, वो बन जाता है जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने PM के खिलाफ जाकर ये कहता है कि पैलेस्टाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। PLO और इजराइल पहली बार आमने सामने आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर मसला ये था कि वेस्ट बैंक में ऑलरेडी काफी इजरायली अपने घर बना चुके हैं, वो भी इजरायली गवर्नमेंट की मर्जी से।
तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, ए, बी और सी। ए एरिया में सिर्फ पैलेस्टाइन यानी PLO के कंट्रोल में होगा, एरिया बी दोनों के कंट्रोल में और एरिया सी सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। यानी 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को सिर्फ वेस्ट बैंक में गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहां वो अपनी गवर्नमेंट चला सकें। खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे पीस टॉक्स की धज्जियां बिखेर दी। जूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टाइन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो कि पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बायकॉट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इजराइल में कई सुइसाइड बॉम्ब्स भी करवाता है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीनियन लोगों के बीच पहले से नफरत काफी हद तक बढ़ जाती है। इस वाक़े के बाद इन दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीनियंस का रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर 2006 में पैलेस्टाइन में दोबारा इलेक्शन होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इससे PLO की पार्टी फतेह और हमास के बीच एक सिविल वॉर छिड़ जाती है और पैलेस्टाइन 2 टुकड़ों में बट जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों में PLO यानी फातेह की गवर्नमेंट है। ज्यादातर जो इजराइल और हमास की झड़पें होती हैं उनमें इसी गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। इसी वजह से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल की जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। ये था इजराइल और पैलेस्टाइन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 100 सालों से शक्लें बदल बदल कर आज तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मैंने इस टॉपिक को बड़ी एहतियात से किसी भी रिलीजन को टारगेट किए बगैर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए कवर करने की कोशिश की है। आपके इस टॉपिक के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।